नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रेस 2017 किसका उत्तर प्रदेश। जी हां, यूपी चुनाव में मतदाताओं में इस बार काफी जोश नजर आ रहा है। पहले 2 चरणों में करीब 65% मतदान के बाद तीसरे चरण में शाम 5 बजे तक 61.16% वोटिंग हुई, जो बढ़कर 63% या उससे ज्यादा भी हो सकती है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन का अनुमान है। लोकतंत्र के लिए ये काफी सुखद खबर है, लेकिन सियासी पार्टियों के लिए इसके क्या मायने हैं ये तो 11 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जैसे जैसे यूपी चुनाव आगे बढ़ रहा है, प्रचार में गर्मी के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। पीएम ने यूपी सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति के बहाने अखिलेश पर निशाना साधा, तो जवाब भी उनको मिला। एसपी बीजेपी के बीच बयानबाजी में मायावती भी कूद पड़ी हैं। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद सभी प्रमुख पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं। कितना दम है इन दावों में, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही पीएम ने गायत्री प्रजापति का जिक्र छेड़कर दागी उम्मीदवारों का मुद्दा फिर गरमा दिया है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। As at 5 p.m., the voting percentage has been 61.16% and counting exactly at 5 p.m. But there were huge queues at that point of time. 61.16. Expect to reach or even cross probably 63%. ये 2 खुनवों का गठबंधन नहीं है। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक के बाद एक। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग के बीच जीत के दावों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पीएम ने फतेहपुर में कहा कि अखिलेश का चेहरा उनकी हार बयां कर रहा है। सुबह सुबह थी, इंसान कितना फ्रेश होता है, कितना तेज तर्रार होता है, उनकी उम्र भी तो ऐसी है। लेकिन मैंने टीवी पे देखा सुबह, चेहरा लटक गया था, आवाज में दम नहीं था, डरे हुए शब्द खोज रहे थे। आप देखना टीवी पे वो चल रहा था उनका, जैसे बाजी हार चुके हैं। जवाब में अखिलेश ने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। राहुल ने कहा कि नतीजों के बाद अब पीएम यूपी का जिक्र नहीं करेंगे। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, कभी प्रधानमंत्री ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर नपाना है। हम तो कहना चाहते हैं अभी तीसरे चरण का और चौथे चरण का चुनाव खत्म हो जाने दो, सब बीजेपी के नेताओं का ब्लड प्रेशर नापना पड़ेगा। 2 चरण के जो वोट पड़े हैं, तो उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि तीसरे चरण में भी बहुजन समाज पार्टी वोट के मामले में नंबर 1 पर रहेगी और आगे जितने भी चरण बचे हैं उन सभी चरणों में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। प्रधानमंत्री ने यूपी सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति के बहाने भी अखिलेश को घेरने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश की सरकार को डांटना पड़ा कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर लिखो। इस देश में एक थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। अब सबकी निगाहें यूपी के चौथे चरण के लिए होने वाली वोटिंग पर है। 53 सीटों का मतदान होना है, जिसमें 17% दागी प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमाएंगे। और इन दागियों को टिकट देने में बीजेपी और एसपी सबसे आगे रहे तो बीएसपी ने 85% करोड़पति प्रत्याशी उतारकर नई बहस को जन्म दे दिया है। एडीआर ने चौथे चरण के लिए 680 उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण करने के बाद ये खुलासा किया है। जाहिर है चुनावी दंगल में खुद को पाक साफ बताने वाली सभी पार्टियों पर दाग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना ही यही मकसद है सियासी पार्टियों का? बड़ी बड़ी बातें जरूर की जाती हैं कि हमारी पार्टी पाक साफ है, इसमें ना तो कोई दागी है और ना ही कोई रईस ज्यादा है, लेकिन
अभी एडीआर के जो आंकड़े आपने देखे वो साबित करता है कि चौथे चरण में जो पिछले 2-3 चरण हैं उसमें जो भी कैंडिडेट्स रहे हैं उनको भी लांघ दिया है, उसको भी पार कर गई है ये संख्या दागियों की और करोड़पतियों की। इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। आपका तारुफ करा दें, हमारे साथ 3 खास मेहमान पंखुड़ी पाठक हैं समाजवादी पार्टी से, राजीव जेटली बीजेपी से और सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस से। तीनों ही बहुत ही युवा प्रतिनिधि हैं अपनी अपनी पार्टियों के। और सबसे पहले मैं आप तीनों से एक रिएक्शन आज की जो वोटिंग हुई है उस पर चाहता हूँ, बहुत जल्दी से क्विक रिएक्शन। राजीव आपसे शुरू करेंगे। 4% ज़्यादा वोटिंग हुई अगर 2012 के मुकाबले की हम बात करें, करीब 59.9% था 2012 में, इस बार अराउंड 63% एक्सपेक्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन। 4% ज़्यादा वोटिंग क्या मायने आपके लिए? फॉर चेंज, जब भी कोई बदलाव लेकर आना होता है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात बने हैं उन हालातों से लोग छुटकारा चाहते हैं, और छुटकारे के लिए बहुत भारी मैंडेट दिया है। और बहुत भारी मैंडेट जिस तरीके का आज देखने को मिला, माहौल देखने को मिला, वो माहौल बताता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहा। चलिए, चेंज के लिए ये वोटिंग हुई है। पंखुड़ी आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि शायद जो इंडिया के इलेक्शंस हैं उनकी ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हमारे भाजपा के साथी, क्योंकि जो हमारे यहाँ ज़्यादा वोटिंग हमेशा चेंज के लिए होती है ये एप्लीकेबल नहीं है इंडियन इलेक्शंस पे। बहुत बार हमने देखा है, चाहे बिहार हो चाहे और कोई जगह हो, कि इस तरह से नहीं होता। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, 3rd फेज़ हमारा हमेशा से बहुत मजबूत रहा है, और पहले 2 फेज़ में जो कंपैरेटिवली कमज़ोर माने जाते थे वहाँ पर जो एक अच्छी परफॉर्मेंस गठबंधन ने करी है, उसके बाद पूरे 3rd फेज़ में बहुत उत्साह था। और युवा इतने ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, भारी मात्रा में बाहर आके अखिलेश जी के लिए उन्होंने वोट किया है, अपने मुख्यमंत्री के लिए वोट किया है। और मैं बता दूं कि इतनी लोकप्रियता इस क्षेत्र में उनकी है तो और ज्यादा लोग बाहर आके अब वोट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये जो एरिया था, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है एसपी का। और 2012 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 69 में से करीब 55-56 सीटें आप लोगों ने जीती थी, और सरकार बनाने में काफ़ी मददगार भी रहा था। सुलेमान, आप बताइए। मैं जेटली जी ने जो बात कही, वो जिस चेंज की बात कर रहे हैं, वो चेंज अगर 60 से 70% पोलिंग होती तो मैं उनकी बात से अग्री करता। ये 3% चेंज जो चेंज है, वो चेंज ये होगा कि 55 सीटें सपा की थी 69 सीटों में, 2012 में 2 कांग्रेस की थी, तो हम ये मान के चले 57 सीटों पे गठबंधन जीती हुई थी। तो मैं समझता हूँ 3% का जो चेंज होगा वो 60+ कर देगा। वो एक साथ दोनों ऊर्जाएं जब मिल जाएंगी वो बदल जाएगा। जेटली जी वाला चेंज मैं बात समझता हूँ उनकी, 60 से अगर वो 70-72% होता है वो बात करते, 60+ होगा। ये शायद भूल गए हैं, इसके बीच में भी एक चुनाव निकल चुका है, उस चुनाव में उसका भी जवाब दूंगा। परसेंटेज रही है, वो बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। सुलेमान ये कह रहे हैं कि जो बात अखिलेश यादव कहते रहे हैं कि साइकिल को अब हाथ का साथ मिला है, सही कह रहे हैं, तो 60 क्रॉस। देखो, साइकिल को हाथ का जो साथ मिला वो पंचर लगाने के लिए मिला है, पंचर साइकिल है, और हाथ को पंचर लगाना नहीं आता, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन शुरुआत भाजपा को जो ISI का साथ मिला है उस पर भी थोड़ी अगर थोड़ी रोशनी डाल दे तो अच्छा रहेगा। जो आपके सारे लोग बजरंग दल के, BHP के, आपके साथी संगठनों के बीच तो क्या चलिए दूसरा सवाल तो लेते हैं। अभी तो पहला एक छोटा सा सवाल मैंने दिया था कि आज की जो वोटिंग हुई उस पर आप लोगों का क्या रिएक्शन है? प्रधानमंत्री के बयान से शुरू करते हैं। चेहरा लटक गया है, आवाज में दम नहीं है, और ये साफ तौर पर हताशा दिखाता है, जबकि अभी तीसरा ही राउंड पूरा हुआ है। साफ तौर पर इशारा अखिलेश यादव की तरफ है, तो क्या वाकई हौसले पस्त हो गए पंखुड़ी? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी अखिलेश जी से इतने ऑब्सेस हो गए हैं कि दिन रात वो उनको अखिलेश जी का ही चेहरा दिखता है, और चेहरे में कब रौनक आई, कब चेहरे की रौनक गई, तो मुझे लग रहा है कि कुछ और वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। इतना डर उनके मन में बैठ गया है। और आप देखिए ना कि जब देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं, 3 साल के बाद उत्तर प्रदेश में आते हैं, जहां से वो सांसद हैं, जहां से सबसे ज्यादा सांसद हैं, काम नहीं गिना पाते, और लगातार प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पे टिप्पणियां करते रहते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां करते रहते हैं, कभी उनके परिवार के ऊपर, कभी किसी चीज के ऊपर। और वही युवा मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदना से, बहुत ही इज्जत से, बहुत अपनी बात, अपनी विकास का काम आगे रखते हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में किसी तरह की बात नहीं करते, जिस तरह की ओछी राजनीति प्रधानमंत्री करे। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री को हमने इस स्तर पे गिरते हुए देखा है
कि इस तरह की बातें तो बॉडी लैंग्वेज जो थी उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। ठीक है, एक बड़े स्टेज से उनको सरासर सांप्रदायिक बातें करनी पड़ रही है। मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। पंकुल इस पे भी बात करेंगे। राजीव, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी बलात्कारी की वकालत करता हुआ टीवी चैनल पर नजर आए। मैंने पहली बार देखा कि जब एक महिला ने आरोप लगाया तो एक ने मंत्री शायद आपने गुजरात को नहीं देखा। एक सेकंड सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। गायत्री प्रजापति की वकालत करते हुए टीवी चैनल पर नजर आए। इससे एक बात तो जाहिर हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या होगी, जहां पर एक बलात्कारी को वहां का मुख्यमंत्री बचाता हो, और वो भी टीवी चैनल पर, जिसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। पहले तो आप कार्रवाई नहीं करते थे, चलो एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो जो उस प्रदेश का मुखिया है, अब वो अपने पुलिस को क्या संदेश देना चाहता है? वो कहते हैं कि आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी क्योंकि इनकी वकालत मैं कर रहा हूं, वो भी टीवी चैनल पर बैठ के कह रहा हूं, पूरा देश देख रहा है। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ा। सुलेमान, आप पार्टनर हैं समाजवादी पार्टी के साथ। गायत्री प्रजापति का जो एपिसोड हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के। एफआईआर तो पुलिस क्या कर रही थी? इनिशिएशन ऑफ पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने क्यों नहीं किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, उसे फॉलो करना चाहिए। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि कानून व्यवस्था का बार-बार हवाला दिया जाता है, दागी कैंडिडेट्स का बार-बार जिक्र होता है, और ड्रॉप भी किया था। अखिलेश यादव ने ड्रॉप किया था गायत्री प्रजापति को, उसके बाद उन्होंने वापस लिया। आप बिल्कुल सब बातें आपकी मैं मान गया, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश में हाईएस्ट वहां रेप रेट है, उसका उन्हें नहीं दिखता। और महाराष्ट्र में मिर्जेश जी, रोहिणी सालियन सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होती थी एनआईए की, जो मैलेगांव ब्लास्ट और जितने भी वो ब्लास्ट हुए थे जिसमें हिंदुत्व टेरर का नाम आया था, जैसी ये सरकार बनी 1 साल के अंदर उन्होंने आउटलुक मैगजीन को इंटरव्यू दिया। सरकार ने कहा कि बहुत वैलिड क्वेश्चन है, प्रोसिक्यूशन स्लो करो। रोहिणी सालियन का इंटरव्यू है आउटलुक का, और आप बात कर रहे हैं, आप जुडिशियल सिस्टम और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, आप दूसरे स्टेट्स का कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड में भाषण दे रहे हैं, दूसरे स्टेट्स का एक सेकंड में शॉर्ट में दे रहा हूं। बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाया इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देखिए। हम जाना नहीं चाहते ना सर, इससे एक बात जाहिर होती है कि मध्य प्रदेश के अंदर क्राइम कम से कम उस रिकॉर्ड होता है, उसकी एफआईआर होती है। उत्तर प्रदेश में उसकी एफआईआर नहीं होती, और अगर होती है तो मुख्यमंत्री हरियाणा क्या हुआ जाट आंदोलन में? भाई हरियाणा में जाट आंदोलन भटक रहे हैं सुलेमान, भटकेंगे नहीं हम लोग। उत्तर प्रदेश में रहना है, उत्तर प्रदेश में रहना है, बाकी स्टेट की बाद में बात करेंगे। पॉइंटेड क्वेश्चन था सुलेमान आपसे, जो स्टैंड प्रधानमंत्री ने लिया है, ये हवाला कहीं ना कहीं ये दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था का जो सवाल बार बार उठाती रही है बीजेपी, या प्रधानमंत्री भी उठाते रहे हैं, देखिए वो इससे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल बात आपकी मैं बिल्कुल मानता हूं। तो आप मानते हैं कि गलत स्टैंड था समाजवादी पार्टी का? पूरी होने दी, आप मेरे मुंह में कोई बात मत डालिए। ये बात बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए थी, तो पुलिस को करना चाहिए थी, बात सही है बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ मॉरल लेक्चर्स दे रहे हैं, गुजरात में उनके कार्यकाल में क्या क्या नहीं, फिर आप कहीं और पहुंच गए। नहीं, मैं ब्रजेश जी बात क्यों नहीं कहूंगा। मैं आज अखिलेश जी का आप आकलन कर रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं, ये मानते हैं नरेंद्र मोदी जी का आकलन नहीं होगा डेवलपमेंट का और लॉ एंड ऑर्डर का? इतना बड़ा नरसंहार हो गया उनके टाइम में, और उसके बाद आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर गुजरात में अच्छा था। मिसकोट करते हैं। मैं कहता हूं, आप कहते हैं यूपी में विकास की बात करते हैं, मैं इनको खुली चुनौती देता हूं इस बात को। विकास की बात सुनिए, कहां मोदी जी विकास की बात बता रहा हूं, हमारा अलायंस तो कर रहा है, यही बता रहा हूं। हम मेट्रो गिनवा रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे गिनवा रहे हैं, हम तमाम नीतियां अखिलेश सरकार की गिनवा रहे हैं। एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूं। देखिए 10% का जो एक्सप्रेसवे आपने बनाया, जिसको मैं 10% का नाम देता हूं, कि उस एस्टिमेटेड कॉस्ट से 10% अपने कार्यकर्ताओं या अपने ठेकेदारों को पालने के लिए जो पैसा आपने लगाया, उस 10% के लिए सड़क बन गई, उसे आप विकास का नाम देते हैं। दूसरी बात, 1 लाख फालतू दिया, आप उत्तर प्रदेश में कहां लगा ये बता दीजिए। और मैं आपके टीवी चैनल पर देख रहा था, आपके टीवी चैनल पर देख रहा था, जहां से मुलायम सिंह यादव जी आते हैं, उसमें एक ऐसा गांव है जिस गांव के अंदर आज तक बिजली नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल पर ही देख रहा था। आपका विकास गिनवा रहा हूं, आपने 2 गांव बोल दिए थे, आपके नेता आते हैं, आपके मुखिया, सुन लीजिए, टीवी चैनल पर
आप कल ही रिपोर्ट दिखाया दिखाइए, गया। आप तथ्यों सुन तो के लीजिए, साथ बात बोलिए सुनिए। तो हम बात देखिए, करेंगे। सुन लीजिए, आपने विकास का इतना नारा बड़ा दिया। व्यापक विकास घोटाला है, कर दिया। ठीक है, सर, आज ठीक है। कोई कम से कम। पत्रकार विकास मध्य तो प्रदेश बोल में दो, घुस नहीं रहा, मैं जो केवल घुसता है इतना वो पूछना वापस नहीं चाहता हूं। आता। मैं केवल इतना देश का पूछना सबसे चाहता हूं बड़ा कि शोर मचा घोटाला के चलिए, एक मिनट, एक मिनट। और उसके बाद पंखुड़ी, एक मिनट, एक आप मिनट। तो बहुत पंखुड़ी, विकास का दावा करते हैं, अरे कभी हमने पंखुड़ी क्या है? मैं कह रहा हूं, पंखुड़ी, राजीव, एक मिनट, राजीव, नहीं, आपने चर्चा हो रही है तो फिर हटाया जा रहा है। उपलब्धियों की चर्चा हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पंखुड़ी जी, आप शोर मचाने से विकास नहीं कर पाएंगे। चलिए, अच्छा भाई, मैं फैक्ट के साथ विकास नहीं कर पाएंगे। जिस आंकड़ों की बात कर रहे हैं, एक मिनट, मैं फैक्ट बता रहा हूं। आधे घंटे आप ही बोलिए, पंखुड़ी, ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी अरे तो बात पंखुड़ी, कर आ रहे हैं, रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं है ना आप। अलग अलग बोलेंगे आप लोग तो आपको टाइम बनारस मिलेगा, में दो ऐसे गांव नहीं, गोद लिए ऐसे हैं। मैं आपसे केवल इतना मोदी जी पूछना ने चाहता गांव हूं। गोद लिए हैं। नहीं, मैं- जयनगर और दूसरा एक गांव है, एक सुन उनका लीजिए, क्या सुन हाल है? लीजिए। प्रधानमंत्री ने जो जहां से- गांव गोद लिए मैं आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट की बात कर नागपुर रहा और हूं। जयपुर लीजिए, सुन एक तो मिनट, लीजिए। मेरा हाल मैं जो कह सवाल रहा है। हूं, जहां से सर, एक आकर मिनट, मुखिया राजीव आते जी, हैं, राजीव वहां जी, तार रही है बिजली राजीव जी, की। आज भैया खंभे क्या आप नहीं है बात वहां करते हैं? पर। पता आज नहीं के- कौन आज सी का जो हमारा बहुत ही जुड़े और नहीं बोलते रहते भाजपा के लोग। चैनल के मुझे लगता है कोई गुजरात का गाँव सही नहीं है, कर रहे विकास होंगे। भाई हद हो गई अब। झूठ ना बोलिए विकास सर आप तीनों युवा हैं, बहुत गर्म हैं, अब नहीं, खून हम आप इनसे समझ बोल सकते रहे हैं। हैं। लाल एक किले रचनात्मक से- सवाल रखिए ना। लाल किले आप से ये एक बताओ और हम के बारे में बताते हैं। बोला था, अरे हम बिजली चुनौती दे रहे हैं इनको। बिजली देने का दावा किया था एक आप गाँव तो में। चुनौती दे रहे हैं, आप विकास की बात कीजिए, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताता हूँ। एसपी और बीजेपी सर ऐसा आपको दिया समाजवादी पार्टी बीजेपी बता दोनों पे रहे हैं सवाल उठा रहे हैं, दोनों पे सवाल उठा रहे हैं। आपराधिक छवि वाले जो कैंडिडेट्स को आपने टिकट दिया है, चौथे चरण की हम लोग बात कर रहे हैं, जो जिसका इलेक्शन 23 तारीख को है। पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी, जो गंभीर जो मामले हैं, हत्या का प्रयास, अपहरण, बलात्कार, ऐसे गंभीर जिनके ऊपर आरोप हैं, उन कैंडिडेट्स को आपने दिया है। 17%, जैसा कि अभी इस रिपोर्ट में भी हमने दिखाया था कि 17% इस बार दागी कैंडिडेट्स हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पर आती है। आप एडीआर की रिपोर्ट की बात कर रही थी, मेरे पास है पूरा। बीजेपी के 48 में से 19, समाजवादी के 33 में से 13, बीएसपी के 53 में से 12 और कांग्रेस के 25 में से 8 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। करोड़पति के तो क्या कहने ही क्या है, सभी पार्टियों में 680 में से 189 करोड़पति कैंडिडेट्स हैं। और बात यहाँ पर बार बार होती है कि आम आदमी को आगे लाना चाहिए और गरीब परिवार के लोगों को आगे आना चाहिए। सारी पार्टियां ऐसी बात करती हैं। तो क्या मकसद घूम फिर के यही हो जाता है कि चुनाव जीतना है, उसके लिए चाहे दागी हो चाहे करोड़पति हो? सुलेमान, देखिए ऐसा है कि ये जो फेजिंग आउट है, मैं समझता हूँ अब अवेयरनेस बढ़ रही है। और मैं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करूं ब्रजेश जी, मैं पहले भी आपके शो पे कह चुका हूं कि जब 2008-9 में यूथ कांग्रेस का हमारा चुनाव शुरू हुआ था, तो जब नॉमिनेशन कैंडिडेट्स फाइल करते थे इंटरनल इलेक्शन के लिए और किसी पे भी गंभीर आरोप का मुकदमा होता था, कोई आरोप होता था या मुकदमा होता था, तो उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता था। और हमारे यहाँ तो फेजिंग आउट शुरू हो गई है 6-7 साल से। और अगर आप आंकड़ा उठाएंगे मुख्तलिफ स्टेट्स का या कांग्रेस के जो जिन्हें टिकट मिला है या जो लोग चुन के गए, उसमें शायद कांग्रेस का कम होगा। लेकिन आपकी बात मैं मानता हूं, ये बात मानता हूं कि हमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है और हम कोशिश करेंगे कम से कम हो। हाँ, भाजपा के लोग इसके लिए इनफेमस हैं, ये इन सब बातों के चैंपियन हैं। योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज और आपके अध्यक्ष ही तड़ीपार हो गए थे और आपके भाजपा के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर काय के मुकदमे हैं, कत्ल के, अध्यक्ष के। आपने अपनी पार्टी की बात रखी। राजीव, ये इंटरजेक्ट कर रहे थे, बात हमारी नहीं चर्चा करने हो दे रही है वो किस बात को लेकर दूसरे हो रही है? नंबर पे जिसकी- आपकी पार्टी। मैं आपको यही बता रहा हूं। आज जो एक दो तरीके के केस होते हैं, सर्कमस्टेंसेस में मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जिस तरीके से बलात्कार किया और मुख्यमंत्री कहते हो नहीं आप इनके खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी पुलिस को हिदायत देते हो। एक तो इस तरीके साक्षी महाराज पे काय के बलात्कार का मुकदमा है, आपको मालूम है? इस तरीके के गुनाह होते उन्हीं हैं। की स्टूडेंट का पॉलिटिकली मालूम है आपको? प्रेशर डालकर किसी के खिलाफ साक्षी अगर आप महाराज फैसला पे काय का करें, मुकदमा उस रुकना चाहिए। तरीके एक के और गुनाह खास भी मेहमान होते जुड़ रहे हैं हमारे हैं। साथ। एक political एमएच खान रंजिश साहब, होती है, आज मोरल लेक्चर दे रहे हैं बैठ के। एक डकैती होती है, अलग एक और खास हरियाणा में क्या किया आपके लोगों ने? सुलेमान, उनको इंट्रोड्यूस करने दीजिए। एमएच खान साहब जुड़ रहे हैं, बीएसपी स्पोक्स पर्सन। बहुत स्वागत है सर आपका। थोड़ा लेट हो गए हम लोग। पहले तो ये चर्चा कर रहे थे कि आज करीब 4% ज्यादा वोटिंग हुई है, तो इसके मायने क्या है? सबका अपना अपना दावा है कि हमारे पक्ष में है। बीएसपी का क्या कहना है? सबसे बहुत जल्दी से छोटा सा एक रिएक्शन दीजिए, उसके बाद फिर आते हैं अपने मुद्दे पे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं लेट नहीं हुआ, आपकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं यहाँ से स्टूडियो से मामला बना। जी जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सीधी सी बात कि उत्तर प्रदेश की जनता गुंडा राज नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है और विकास तभी हो सकता है जब गुंडा राज खत्म होगा। दंगे नहीं होंगे प्रदेश में तो विकास प्रदेश का होगा। अगर ये 500 400 500 दंगे हो गए, 4% वोटिंग जो ज्यादा हुई है खान साहब,
उसके मायने क्या है? मेरे पक्ष में जा रहा है ये। अच्छा ठीक है, इसके मायने ये है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है। अब चौथा चरण जो आने वाला है, पार्टी सत्ता में आ रही है। ठीक है ठीक है खान साहब, उसमें भी हमारा नंबर 1 पे है। चौथा चरण जो नंबर 1 पे है। चौथा चरण अब जो 23 तारीख को है, उसमें हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें 53 कैंडिडेट हैं आपके, उसमें से 45 करोड़पति हैं। तो क्या सिर्फ रईस जो कैंडिडेट्स हैं वही चुनाव जिता सकते हैं? रईस होना कोई गुनाह हो क्या? नहीं, रईस होना कोई गुनाह नहीं। आपकी बहन जी जो कहती है हमारी तो गरीब और दलितों की पार्टी है, तो बिल्कुल गरीबों की पार्टी बताती है, भलाई के लिए करते हैं हम भलाई के लिए करते हैं। 53 में से 45 मतलब करोड़पति होने चाहिए। नहीं, करोड़पति हैं तो उसमें वो अपनी कमाई उनकी काला धन तो नहीं है ना। ये तो बताइए, काला धन है तो बताइए आप। नहीं, वो तो इनकम टैक्स चार्ज करेगा। आईटी उन्होंने वो तो इनकम टैक्स चार्ज करेगा। प्रधानमंत्री भी कहते हैं वो फकीर है, लेकिन वो भी काला धन वाले तो दूसरी जगह पकड़े गए हैं, दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं। वो हो सकता है उनकी भी जांच होगी। ये तो देखिए लोग हैं, काला धन तो आपके घर से निकल जाता है। छोड़िए काला धन और सफेद धन की बात मत कीजिए, ठीक है। और घरों से निकल जाता है। एक चीज और है सर खान साहब, अरे भैया आप बताइए ना, देखिए ना, आप देखिए ना कहां से कितने सैकड़ों करोड़ पर पहुंच गए हैं। आपके भैया जो है सैकड़ों करोड़ पर पहुंच गए हैं। कहां थे आप लोग? तो भैया काला था या सफेद था, वो तो 80 करोड़ का कपड़ा पहन लेता है, वो तो आपको डिपार्टमेंट को बताया, वो दिखाएगा कितना आपके पास पैसा था, कितना नहीं था। जो गरीबों का दर्द ही नहीं जानता हो। गरीबों का दर्द तो आपने देखा है, तभी तो आप इतने रईस हो गए। 80 करोड़ तभी तो आप इतने रईस हो गए। 80 करोड़ रुपए मात्र 10 साल के अंदर आप सैकड़ों करोड़ के मालिक हो जाते हैं, आपके सारे रिश्तेदार। अरे आपने गरीबों का दर्द देखा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। 500 करोड़ रुपए की शादी होती तुम्हारी। अरे आप ये बताइए ना, आपके तो आपकी तो रोज की शादी है साहब, ये रोज की शादी है भाई। यार कमाल है यार शर्म भी नहीं आती है। शर्म की बात कर रहे हैं साहब, एक पैसा लेके साथ पकड़े जा रहे हैं, काला ब्लैक मनी के साथ पकड़े जा रहे हैं। जनरल क्वेश्चन था जो हमने सबसे किया है, भाई आपसे भी कर रहे हैं कि क्या चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि करोड़पति कैंडिडेट हो या आपराधिक छवि उसकी हो? आपके जो चौथे चरण के कैंडिडेट्स की बात करें तो 12 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। नहीं, मुकदमे क्या ये जरूरी है? सवाल ये है कि क्या ये जरूरी है? सभी पार्टियों से सवाल है ये। नहीं, जरूरी नहीं है। जो लोग चुनाव जीतने की स्थिति में है, और चाहे वो जेल में बैठे हो चाहे वो बाहर बैठे हो, चुनाव जीतने की स्थिति में आप यही कह रहे हैं, तो इसलिए अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि दोषी हैं तो हम मान लेंगे, तुमको नहीं टिकट देंगे। ठीक, कोर्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखिए एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गायत्री प्रजापति को। एफआईआर होने के बाद क्या अरेस्ट हुए? क्या मंत्रिमंडल से निकाले गए? ये एक मंत्री क्या कहता है कि कुशीनगर में कि अगर अखबार के एक पत्रकार को कहता है कि अगर मेरे खिलाफ छापोगे तो तुमको जिंदा जला देंगे। एक मंत्री का है जो महिला बलात्कार का आरोप लगाती है, वो मरी हुई पाई जाती है। इसी गुंडागर्दी की बात होती है, पंघुड़ी और इसका आरोप लगता रहता है। एमएस खान साहब ने भी वही बात की। खान साहब एक रिएक्शन लेते हैं पंघुड़ी से, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है पंघुड़ी पाठक, उनसे रिएक्शन लेते हैं। आप कह रहे हैं जी, खान साहब कह रहे हैं कि कोई आरोप अगर सिद्ध होगा तो हम पार्टी से निकालेंगे, लेकिन मुख्तार साहब तो जेल से ही चुनाव लड़ते हैं, पैरोल पे बाहर है। तो कौन से अपराध अब मुझे समझ नहीं आता कि कौन से अपराध इनको अभी और साबित करने रह गए हैं। बताइए ना, गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से हटाया। देखिए एफआईआर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कोई भी खबर हमें मिलती है हम हटाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि जब राजा भैया के ऊपर आरोप लगे थे तब भी उनको हटाया गया था मंत्रिमंडल से। सीबीआई जांच के बाद जब पता लगा कि वो आरोपी नहीं है तब उन्हें वापस लिया गया। तो हम लोग हमेशा इस तरह काम करते हैं। आप तो देखिए, आप मुख्तार अंसारी को जिनको हमने अपनी पार्टी में नहीं लिया उनको आप ले रहे हैं, तमाम ऐसे नेताओं को आप ले रहे हैं। और करोड़पति की मैं बात बता दूं, ये वो पार्टी है जो कहती है कि हमें 20,000 से ज्यादा का चंदा नहीं मिलता। खान साहब 1 मिनट बोलने दीजिए, आधा मिनट पार्टी तो 10 आधा मिनट 2 मिनट आप ले लीजिए, लेकिन हमारी बात सुनिए ना। खान साहब आप ही बोल रहे हैं। अरे खान साहब आप लेट आए तो आप सारा समय ले लेंगे क्या? आप देखिए, देर से जुड़े, आप देर से जुड़े तो सारा समय नहीं। खान साहब आ रहे हैं आपके पास। खान साहब मैं 2 बातें बोलूंगी, थोड़ा सा पेशेंट, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सबसे ज्यादा करोड़पति कैसे नहीं होंगे जब एक ही टिकट की 3-4 करोड़ रुपए तो उसकी कीमत होती है। दूसरी बात ये वो पार्टी है जो कहती है कि हमें 20,000 से ऊपर चंदा नहीं मिलता क्योंकि हमारे पार्टी का सारा कैडर गरीब है,
तो हमें 20,000 करोड़ से 20,000 रुपए से कम का ही चंदा मिलता है, उससे ऊपर आज तक मिला ही नहीं। तो मुझे लगता है कि कितना इनका कैडर वीक है और कितने गरीब है, ये बात पता लग जाती है। ठीक है, ये आपने उसका जवाब दिया, लेकिन गायत्री प्रजापति वाला जो सवाल खान साहब ने उठाया था, उनकी गिरफ्तारी कब होगा? मैं आपको नहीं, देखिए गिरफ्तारी पुलिस का काम है। एक सवाल, सुप्रीम कोर्ट की बात, जिस सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि उनका डायरेक्टिव है, उसी सुप्रीम कोर्ट का एक और डायरेक्टिव है, बहुत जल्दी से एक और डायरेक्टिव अरेस्ट पे है, वो पुलिस करेगी काम। अरेस्ट पे है, पुलिस ने अभी तक काम नहीं किया था, ये बात का मैं यकीन दिला सकती हूं। ठीक है पंखुड़ी खान साहब, जल्दी जल्दी 5 सेकंड, 5 सेकंड, हाँ 5 सेकंड बोलिए। पंखुड़ी पाठक जी बता दें कि राजा भैया इनके पार्टी के मेंबर सदस्य हैं क्या? नहीं, मंत्रिमंडल में तो राजा भैया थोड़ी है, इनकी मजबूरी है, नहीं सदस्य नहीं है, वो निर्दलीय जीत के आए थे, आज भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। निर्दलीय जीतना गलत बात है क्या? इसका जवाब, अरे भाई तो आपकी क्या मजबूरी है? अरे भाई तो आप पार्टी के सदस्य आप बनाते हो, देखिए घूम फिर के जो बात आ रही है, इस चर्चा के बाद भी जो बात निकल कर आ रही है सर की बातें आप कर रहे हैं। आप सब लोग थोड़ा सा मुझे, अरे यार पंखुड़ी जी कुछ जानकारी, खान साहब देखिए, फिर ये व्यक्तिगत मामला हो रहा है जो इस चुनाव प्रचार में अब इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि लोग विकास की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत हो जा रहे हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो विकास के पीछे छूट रहा है। आज प्रधानमंत्री ने एक बात और भी कही है, उन्होंने ये कहा कि अगर कब्रिस्तान बनता है तो शमशान क्यों नहीं बनता है, अगर मुसलमानों के त्यौहार पर बिजली दी जाती है तो हिंदुओं पर क्यों नहीं दी जाती है। इसका मतलब सीधे सीधे पंगड़ों क्या ये लगाया जाए कि वाकई भेदभाव होता है। और दूसरी बात यह कि बिजली अगर है, जरूरी है, तो उसमें भी पार्शलिटी होती है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी कभी देश में रहे होते, अपने खुद के क्षेत्र वाराणसी में रहे होते, तो उन्हें यह पता होता कि समाजवादी सरकार ने सारे तीर्थ स्थलों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। और जहां तक होली और दिवाली की बात है, तो मैं उनको बोलूंगी कि इस बार उत्तर प्रदेश में दिवाली मनाइए, तो आपको पता लग जाएगा बिजली आती है नहीं आती। दूसरी बात, एक सेकंड, कब्रिस्तान और शमशान घाट की जो बात कर रहे हैं, ये क्या उत्तर प्रदेश का युवा ये बात करना चाहता है? और खुली सांप्रदायिक टिप्पणी जो मुझे वाइड अप करने के लिए बोला, बहुत जल्दी से आखिरी रिएक्शन राजीव। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि पहली बात तो प्रधानमंत्री जी की बात को सुनिए, उन्होंने कहा होली पे बिजली आती है, होली पे भी बोला उन्होंने, लेकिन दूसरी बात यह है कि विकास का दावा तो इनको वहां फेल हो जाता है। पंखुड़ी जी यहां बैठ के बोल रही हैं कि हमारे यहां बिजली आती है, अगर बिजली आती होती तो इतने कॉन्फिडेंस से तार पर कैसे लटक जाते आप दोनों नेता विकास के नाम पर। और तीसरी बात, एक शॉट में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या मुल्क का प्रधानमंत्री ऐसी बात करेगा? ये उस पर शोभा देता है? आप इत्तेहाद की, इत्तेफाक की, यूनिटी की बात करिए, आप दरार डाल रहे हैं लोगों की। अरे बिजली की बात हो रही है तो बिजली की बात नहीं होगी क्या? विकास की बात नहीं होगी क्या? सड़कों की बात नहीं होगी क्या? किसानों की बात नहीं होगी क्या? बहुत जल्दी से किसानों की बात नहीं होगी, यूरिया की बात नहीं होगी। अरे जो चीज, चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया राजीव, समय पूरा हो गया। राजीव, पंखुड़ी, सुलेमान, एमएच खान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पर भी चर्चा काफी गर्म हो गई थी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।